बिग मिस्टेक बाय माइकल पैटनिक। इन्वेस्टमेंट में मेथड और टेक्निक गलत नहीं बल्कि यूजफुल होती है। हम सभी फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं। हालांकि ये सब छोटी होती हैं लेकिन हमें बहुत फ्रस्ट्रेट करती हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि इन मिस्टेक्स की वजह से हमें $100 मिलियन जैसी बड़ी रकम का लॉस हो। लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा की गई फाइनेंशियल मिस्टेक उनको काफी लॉस देकर जाती है। ये मिस्टेक किस कारण होती है? ओवर कॉन्फिडेंस या फिर इकोनॉमी में चेंज? पता नहीं, लेकिन एक बात तो है कि हम जिनको महान इन्वेस्टर समझते हैं वो भी आखिर इंसान ही हैं। उनसे भी गलतियां होती हैं। इस बुक में बैटनिक ने कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को सेलेक्ट करके उनके द्वारा की गई गलतियों को हाईलाइट किया है और ये भी बताया है कि उन गलतियों से हमें क्या सीख मिलती है। इसके अलावा इस समरी में आप जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट पर लिखी गई सबसे सफल बुक कौन सी है, किस तरह वॉरेन बफे को $400 मिलियन का नुकसान हुआ और क्यों मार्क ट्वेन को सिर्फ राइटिंग की ओर फोकस करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में हो रही हर घटना के लिए इंसान कोई न कोई एक्सप्लेनेशन की तलाश करता है, चाहे वो घटना कितनी छोटी ही क्यों ना हो। लेकिन इस बड़े संसार में हर चीज का एक्सप्लेनेशन हासिल कर पाना काफी मुश्किल काम है और लेजेंडरी इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की फील्ड में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ग्राहम का फाइनेंशियल करियर काफी सक्सेसफुल रहा है और वो सबसे ज्यादा सफल इन्वेस्टमेंट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर भी हैं। लेकिन ग्राहम के करियर की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने एक पावरफुल फाइनेंशियल टेक्निक वैल्यू इन्वेस्टिंग को डेवलप किया। इस टेक्निक का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है और उस कंपनी की प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी की शेयर की कॉस्ट यानी कि उसका प्राइस कभी भी कंपनी की वैल्यू नहीं रिफ्लेक्ट करता है। कंपनी की वैल्यू एसेट, रेवेन्यू और फ्यूचर पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन होता है। तो फिर प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइस जो होता है वो इंसान खुद सेट करता है, जबकि वैल्यू बिजनेस के द्वारा सेट होती है। इंसान बिजनेस के कंपैरिजन में काफी इमोशनल और चंचल होता है, इसलिए प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस बना रहता है। ग्राहम ने एक एग्जाम्पल देके इस बात को समझाया है। 1930 के दशक में जब जनरल इलेक्ट्रिक की वैल्यू में काफी गिरावट देखने को मिली तो ग्राहम ने नोट किया कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। कंपनी की वैल्यू 1.87 बिलियन से गिरकर 784 मिलियन रह गई थी, लेकिन इसके बावजूद एसेट और रेवेन्यू में ज्यादा अंतर नहीं आया था। लेकिन बेंजामिन ग्राहम भी एक मार्केट बीटिंग फॉर्मूला को समझ नहीं पाए थे। उनकी फिलॉसफी की वजह से उनको एक बार काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। 1920 के दशक में स्काई रॉकेट के प्राइस पर ग्राहम ने नजर डाली तो उनको एहसास हुआ कि उस कंपनी के प्राइस और वैल्यू सही नहीं है। इसलिए उन्होंने मार्केट के अगेंस्ट जाके प्रेडिक्ट किया कि आने वाले समय में स्काई रॉकेट के प्राइसेस गिरेंगे और हुआ भी वैसा ही। हालांकि प्राइस ग्राहम की उम्मीद से ज्यादा नीचे गिर गए। 1930 के आते आते ग्राहम को समझ आ गया था कि मार्केट ने काफी खराब समय देख लिया है। उनको ये एहसास था कि अब मार्केट में काफी उछाल देखने को मिलेगा, इसलिए उन्होंने हेवी इन्वेस्टिंग शुरू करी। लेकिन 1932 तक प्राइस गिरते रहे और ग्राहम को नुकसान सहना पड़ा। ग्राहम के एक्सपीरियंस को पढ़कर इतना तो समझ आ गया है कि इन्वेस्टमेंट की फील्ड में कोई लॉ काम नहीं करता और कोई मैजिक फॉर्मूला भी नहीं है कि जिसकी मदद से आप सफल बन सकें। वैल्यू के बारे में हमेशा अवेयर रहें, लेकिन कभी उसके स्लेव यानी कि दास ना बने। हमेशा एक बात याद रखें कि सस्ती चीज आने वाले समय में और ज्यादा सस्ती होगी। अपने रिस्क को मैनेज न कर पाने से आपको काफी नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की फील्ड में सबसे जरूरी चीज है सस्ता खरीदें और महंगा सेल करें, यानी कि सस्ती खरीदी हुई चीजों को महंगे दाम में बेच दें। जैसे लिवरमोर का जन्म 1877 में हुआ था। जब वो 23 साल के थे तब न्यूयॉर्क जाकर उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग की जॉब शुरू करी और पहले ही हफ्ते में उन्होंने लगभग $50,000 की कमाई की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय में लिवरमोर ने एक बहुत नुकसानदेह मिसकैलकुलेशन करा। 1901 में लिवरमोर ने यूएस स्टील और सेंटा फे रेल रोड के हजार स्टॉक शॉर्ट किए। शॉर्ट करने का मतलब होता है कि आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपने जिस कंपनी के स्टॉक लिए हैं उन कंपनी के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लिवरमोर के साथ ऐसा ही हुआ। लिवरमोर के शेयर के प्राइस बढ़ गए, उनको $50,000 का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन लिवरमोर यही नहीं रुके।
नुकसान की भरपाई करने के बाद एक बार फिर वो न्यूयॉर्क आए और इन्वेस्टिंग शुरू की। आने वाले कुछ दशक काफी अनस्टेबल थे और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत कमाई की और कुछ ऐसे जिनको नुकसान सहना पड़ा। 1929 में हुए क्रैश की वजह से काफी कंपनीज के स्टॉक प्राइस गिरने लगे। ये लिवरमोर के लिए सबसे अच्छे समय में से था। उस समय उन्होंने जो स्टॉक खरीदे थे, आज उसकी कीमत 1.4 बिलियन डॉलर्स के करीब है। उस समय लिवरमोर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। लेकिन 1932 में जब स्टॉक मार्केट ने अपना सबसे खराब समय देखा तो लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले समय में स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन लोगों ने जितनी उम्मीद की थी, स्टॉक मार्केट में उससे बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिली। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक मार्केट इंडेक्स था, उसने मात्र 42 डेज में 93% का उछाल देखा। लिवरमोर ने अपना पैसा स्टॉक की गिरावट पर लगा दिया था और इसका उनको नुकसान सहना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने अपना डिसीजन बदला और प्रेडिक्ट किया कि स्टॉक्स के प्राइस और बढ़ेंगे। लेकिन एक बार फिर वो गलत साबित हुए और स्टॉक्स के प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़े। उनको इतना नुकसान हुआ कि उन्हें कुछ दिन गरीबी में बिताने पड़े। अंत में 1940 में लिवरमोर ने सुसाइड कर लिया। अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज न कर पाने की वजह से लिवरमोर बैंकक्रप्ट हो गए। तो फिर रिस्क को मैनेज करने की सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी क्या है? रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन की मदद से आसानी से मैनेज किया जा सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट भी एक रिस्की बिजनेस है। हम सभी को पता है कि इन्वेस्टिंग एक रिस्की बिजनेस है। मान लीजिए आपने अपना पैसा 10 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। अब अगर उन 10 में से किसी एक स्टॉक की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो आपको अपने टोटल कैपिटल में से 10% का लॉस हो जाएगा। वहीं अगर आप अपना पैसा 100 अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे तो किसी एक स्टॉक के 0 होने पर आपको सिर्फ 1% का ही लॉस होगा। यही डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है। बात करते हैं सक्वोया की। सक्वोया एक सबसे सफल इन्वेस्टमेंट फर्म है, लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन से बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। हालांकि उनकी स्ट्रैटेजी भी काफी सफल है। अगर 1970 में किसी ने सक्वोया में $10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज के समय में उसकी वैल्यू बढ़कर $4 मिलियन हो चुकी होती। साल 2010 में सक्वोया ने वैलेंट फार्मास्यूटिकल्स के शेयर खरीदने शुरू किए। एक शेयर का प्राइस था $16। साल के खत्म होने तक कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 70% की उछाल देखने को मिली। अगले साल भी उम्मीद यही थी कि प्राइसेस और बढ़ेंगे और हुआ भी ऐसा ही। वैलेंट ने 76% प्रॉफिट किया साल 2011 के पहले क्वार्टर में। सब कुछ ठीक चल रहा था। सेक्वोया ने अपने स्टेक होल्डर्स को ये बताया हुआ था कि वैलेंट एक ऐसी कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कहीं ज्यादा अपनी सेल्स फोर्स पर इन्वेस्ट करती है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से वैलेंट काफी पैसे बचाती थी, लेकिन सच्चाई काफी अलग थी। वैलेंट अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर इन्वेस्ट इसलिए नहीं करती थी क्योंकि वैलेंट का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा था कि वो लोग मार्केट में मौजूद दवाइयों को खरीदकर उसके प्राइसेस में हेर फेर करके उसको कस्टमर को सेल करते थे। साल 2013 में वैलेंट ने मेडिसिस परचेज की, वो कंपनी जिसने लोगों के लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट का इन्वेंशन किया था। जब वैलेंट ने वो कंपनी नहीं खरीदी थी तब दवाई का प्राइस $950 था और वैलेंट ने जैसे ही कंपनी को अक्वायर किया, रात भर में दवाई का प्राइस $27,000 हो गया। कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स के कारण वैलेंट की मार्केट में वैल्यू कम होने लगी और फिर कुछ समय बाद हिलरी क्लिंटन ने यह फैसला किया कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगातार बढ़ रहे प्राइस को कम करेंगी, तो वैलेंट को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वैलेंट के शेयर लगभग 31% नीचे गिरे। इसके लगभग एक महीने बाद ही सिट्रॉन रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने वैलेंट के द्वारा किए गए कामों का काला चिट्ठा खोल दिया। इसके बाद वैलेंट के शेयर में 19% की और गिरावट हुई। सेक्वोया के लिए यह सबसे बड़ा डिजास्टर था। ऐसे इंसिडेंट के बाद सेक्वोया ने सारे शेयर्स 90% के लॉस पर सेल कर दिए। कंपनी के एसेट्स 9 बिलियन से गिरकर 5 बिलियन रह गए। इससे आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि कभी कभी आपको स्टॉक मार्केट कम समय में बहुत फायदा दे सकता है, लेकिन उतनी ही जल्दी खत्म भी कर सकता है। बिजनेस डील्स के दौरान इमोशन को बीच में नहीं लाना चाहिए क्योंकि इससे हमारे जजमेंट पर फर्क पड़ता है। मार्क ट्वेन एक बहुत फेमस राइटर हैं। ह्यूमर और शार्प राइटिंग स्किल के अलावा वो अपनी नॉवेल के जरिए इमोशन भी कन्वे करते हैं और उन्होंने हमेशा पैशन को लॉजिक से पहले रखा है। 1893 में उन्होंने लिखा था कि जब आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो अपने दिल को काम पर लगाएं, दिमाग को नहीं।
आपको लगता है कि ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी इन्वेस्टमेंट की फील्ड में अपना टाइम नहीं लगाएगा, लेकिन मार्क ट्वेन ने ऐसा किया है। ट्वेन को इन्वेस्टर्स और उनकी डिवाइस से काफी लगाव था। 1870 में उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कोलोटाइप में लगभग $42,000 इन्वेस्ट किए। यह प्रोसेस चार्ल्स श्नाइडर ने इन्वेंट किया था। चार्ल्स के इन्वेंट किए हुए प्रोसेस से ट्वेन काफी कन्विंस्ड थे। उन्होंने चार्ल्स को सैलरी पर काम पर भी रख लिया और उनकी वर्कशॉप को भी फंड करना शुरू कर दिया। लेकिन कोलोटाइप बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था और चार्ल्स भी डिसऑनेस्ट निकल गया। ट्वेन को काफी लॉस हुआ, लेकिन ट्वेन की सबसे बड़ी भूल अभी होनी बाकी थी। ट्वेन को उनके एक दोस्त जनरल जोसेफ रोजवेल ने एक नए इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से मिलने के लिए इनवाइट किया। ग्राहम बेल ने ट्वेन को अपने नए इन्वेंशन टेलीफोन के बारे में बताया, लेकिन ट्वेन ने उनको कहा कि वो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि बेल ने उनको स्टॉक प्राइस पर डिस्काउंट भी देने को कहा, लेकिन ट्वेन ने इनकार कर दिया। प्रॉब्लम ये थी कि ट्वेन एक इमोशनल इंसान थे और उनको अपनी इन्वेस्टमेंट से काफी लगाव था। जब वो फेल हुए तो उनके इमोशन ने उनको फ्यूचर में इन्वेस्ट करने से रोक लिया। इन्वेस्ट करने से पहले ये फैसला कर लेना जरूरी होता है कि आप कितना लॉस सह सकते हैं, क्योंकि डर से नहीं बल्कि लॉजिक से बिजनेस चलता है। ट्रेडर्स को कभी भी अपनी एबिलिटी ओवर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। स्कूल में कभी ना कभी आपने कोई टेस्ट दिया होगा जिसमें आपको लगा होगा कि आप फेल होंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको लगता होगा कि आपकी एबिलिटी आपकी सोच से ज्यादा अच्छी है, और शायद ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप पढ़ाई करनी भी छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज जो आप कंसिडर नहीं करते हैं वो ये है कि हो सकता है कि जो टेस्ट आपने दिया वो इजी टेस्ट रहा हो। आइए बात करते हैं जेरी सी की। 30 साल के होने से पहले जेरी सी फिडेलिटी कैपिटल फंड को मैनेज कर रहे थे। उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल काफी अग्रेसिव, इंस्टिंक्टिव और परफेक्ट टाइम पर होने वाली थी। 1958 से लेकर 1965 तक सी की इन्वेस्टमेंट की वजह से फिडेलिटी को लगभग 296% का प्रॉफिट हुआ। 1965 में उन्होंने खुद का फंड द मैनहट्टन फंड शुरू करने का सोचा और फिडेलिटी को छोड़ दिया। जेरी सी के सितारे चमकने लगे थे। मैनहट्टन ने 2.5 मिलियन शेयर्स फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को ऑफर किए, लेकिन सी को उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा नहीं था। डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैनहट्टन ने 27 मिलियन शेयर्स इशू किए और 247 मिलियन कैपिटल रेंज की। इन्वेस्टमेंट की फील्ड में ये सबसे बिगेस्ट ऑफरिंग थी। ये वो समय था जब पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा था। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज अपना बिजनेस बढ़ाने में लगी हुई थी। 1964 और 1968 के बीच में आईबीएम और जेरोक्स जैसी कंपनी ने काफी ग्रोथ की। 1960 के दशक में स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई और सी, जो कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ में बिलीव करते थे, उन्हें 1960 के समय अपनी एबिलिटी पर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन 1970 आते आते अचानक स्टॉक्स के प्राइस गिरने लगे और सी को काफी नुकसान हुआ। सी की कंपनी मैनहट्टन ने नेशनल स्टूडेंट मार्केटिंग के 5 मिलियन शेयर्स खरीदे थे। हर एक शेयर की कीमत $143 थी और जब स्टॉक्स गिरने शुरू हुए तो एक शेयर की कीमत घटकर सिर्फ $3.5 रह गई। सी को उन्हीं की टेक्निक के वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा। 1969 में ये हाल था कि मैनहट्टन 305 फंड्स में 299 नंबर पर था। सी एक ऐसा खेल खेल रहे थे जिसमें उनकी हार तय थी। उन्होंने अपनी एबिलिटी को तब ओवर एस्टिमेट किया जब वर्ल्ड में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का समय था और इसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी लॉस हुआ है। मान लीजिए आप कहीं पर बैठकर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ड्रामा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपने सोचा क्यों ना मैच के रिजल्ट पे दाव खेला जाए। हालांकि दोनों ही टीम टक्कर की हैं, लेकिन दाव खेलने के लिए आपको एक टीम को तो चुनना ही पड़ेगा। आप काफी सोचने के बाद अपनी टीम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने जो टीम सेलेक्ट की है वो ही जीतेगी। अब अगर ऐसे में कोई और इंसान आपके पास आके कहे कि आप अपनी बेट स्लिप यानी कि वो रसीद जो आपको मिली बेट लगाने के बाद वो उसे दे दें, तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं। बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये साबित हुआ है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं करेगा। इसको एंडोमेंट इफेक्ट कहते हैं। 1991 में एक पेपर में एकेडमिक कैनमैन, कनेट्स और थॉलर ने इस इफेक्ट को सही तरीके से एक्सप्लेन किया था। एंडोमेंट इफेक्ट ये बताता है कि हम हमारे पास मौजूद चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। इससे 2 पॉइंट सामने आते हैं। पहला ये कि जब कोई भी चीज हमारे पास मौजूद होती है तो हम उसको लेकर ऑब्जेक्टिव थिंकिंग नहीं रखते,
और दूसरी बात यह है कि जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसको लेकर हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाता है, और ये वही समय होता है जब हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मात खा जाते हैं। आइए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे का एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। बफे का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही लाजवाब है। 1972 में बफे और उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे ने सीज कैंडी को $30 मिलियन में अक्वायर किया। उस कंपनी ने अब तक लगभग $1.9 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। 1993 की बात है। बफे अपनी सफलताओं की वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन इसी समय उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती की। उस साल बर्कशायर ने डेक्स्टर शो कंपनी को $433 मिलियन में अक्वायर किया। बफे इस डील को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि डेक्स्टर अब तक की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है। अपने कॉन्फिडेंस में बफे ऐसे खो चुके थे कि उन्हें एहसास ही नहीं था कि मार्केट में क्या चेंज हो रहा है। 5 साल के अंदर ही डेक्स्टर का फॉल शुरू हो गया। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा और चाइना और ताइवान ने मिलकर अमेरिका की शू मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। 1999 में डेक्स्टर के रेवेन्यू में 18% की कमी आ गई। 2001 आते आते डेक्स्टर को शू प्रोडक्शन भी बंद करना पड़ा। अनफोर्स्ड एरर को कम करने से ही आपकी इन्वेस्टमेंट सफल हो सकती है। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में अगर सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम आमने सामने हो तो इमेजिन करिए कि कितना शानदार मुकाबला होगा। एक तरफ बैटिंग का बादशाह और दूसरी तरफ बॉलिंग का बादशाह। दोनों में से कोई गलती करे ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। दोनों की कोशिश यही रहेगी कि वो अपने अपोनेंट को गलती करने पर मजबूर करें। बिल्कुल ऐसा ही फाइनेंस के खेल में भी होता है। किसी भी गेम में प्रोफेशनल लोग गलतियों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। नए इन्वेस्टर्स को पॉइंट जीतने पर नहीं बल्कि हमेशा इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि किस तरह से पॉइंट खोने से बचें। हालांकि प्रोफेशनल्स भी कभी कभी गलतियों के शिकार हो जाते हैं। बात करते हैं स्टैनली ड्रकेनमिलर की। अपने इन्वेस्टमेंट फंड में एक सक्सेसफुल करियर के बाद उनको पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में जॉर्ज सोरोस क्वांटम में अपॉइंट किया गया। उनके पहले 4 साल के कार्यकाल में कभी भी एनुअल ग्रोथ 24% से कम नहीं हुई, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी और फॉरेन करेंसी की उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। लेकिन 1999 में उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। उस समय टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी ग्रोथ थी और स्टॉक के प्राइसेस भी लगातार बढ़ रहे थे। स्टैनली का मानना था कि स्टॉक्स की वैल्यू उनकी असल कीमत से ज़्यादा लगाई जा रही है। वो इतने श्योर थे कि उन्होंने क्वांटम की कैपिटल में से $200 मिलियन की बेट लगाई कि आने वाले समय में स्टॉक प्राइस नीचे जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक प्राइस और बढ़े और उस साल क्वांटम को 18% का लॉस हुआ। स्टैनली को एहसास हुआ कि वो मार्केट में हो रहे बदलाव से वाकिफ नहीं है, इसलिए उन्होंने 2 नए लोगों को हायर किया जिनको टेक की फील्ड की जानकारी थी। लेकिन स्टैनली ज़्यादा समय तक टेक स्टॉक से दूर नहीं रह सके। उन्होंने नेटवर्किंग कंपनी वेरिसाइन में $600 मिलियन इन्वेस्ट किए, लेकिन उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या बदलाव हो रहे हैं। 2002 में वेरिसाइन के स्टॉक्स की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से 1.5% कम होकर रह गई थी। एक बार फिर स्टैनली को लॉस सहना पड़ा। स्टैनली की लॉस की वजह और कुछ नहीं बल्कि उनके द्वारा किए गए अनफोर्स्ड एरर्स थे। वो जिस फील्ड में मास्टर थे वहां से हटकर उन्होंने दूसरी फील्ड में किस्मत आजमाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ गलतियां की और उनको लॉस हुआ। इन्वेस्टमेंट की फील्ड में लॉस सहने के लिए तैयार रहना होगा। क्या आपने कभी अमेज़न के स्टॉक प्राइस पर गौर किया है? अगर आपने किया होगा तो ये ज़रूर सोचा होगा कि क्यों नहीं आपने अमेज़न के स्टॉक खरीदे। अगर शुरू में अमेज़न में आपने $1000 इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी कीमत लगभग $3,87,000 होती। लेकिन ऐसी सोच काफ़ी हार्मफुल होती है। ऐसी सोच के साथ आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म लॉस सीजनल इन्वेस्टर को भी परेशान करते हैं और उनकी थिंकिंग भी चेक करते हैं। बात करते हैं चार्ली मंगर की। चार्ली वॉरेन बफे के पुराने पार्टनर और बर्कशायर हैथवे के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। चार्ली काफ़ी जीनियस हैं और उनकी सोच काफ़ी अलग है। वो हमेशा से अपनी मजाकिया सोच के लिए फेमस रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनको पता चल जाए कि उनकी मौत कहाँ होगी तो वो उस जगह पर कभी जाएंगे ही नहीं। लेकिन जीनियस होने के बाद भी वो खुद को फाइनेंशियल लॉस से दूर नहीं रख पाए। 1974 में उन्होंने अपने 61% फंड ब्लू चिप नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किए। ब्लू चिप कंपनी लॉयल्टी कूपन बनाती थी, लेकिन बहुत जल्द एक इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ और वो फर्म्स जो नॉन एसेंशियल चीज़ें बनाती थीं उनको खत्म किया जाने लगा। चार्ली मंगर को काफ़ी नुकसान हुआ।
अगर उस समय किसी ने उनकी कंपनी में $1000 इन्वेस्ट किए होते तो डाउनफॉल के बाद उसकी वैल्यू मात्र $467 रह गई होती। बहुत सारे इन्वेस्टर्स चार्ली के ऊपर सवाल उठाने लगे कि उनसे ये गलती कैसे हुई। लेकिन अभी पूरी तरह चार्ली मंगर की हार नहीं हुई थी। उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 1975 में 73.2% प्रॉफिट किया और ब्लू चिप ने बहुत सारी कंपनीज को अक्वायर किया। इस तरह से मंगर ने शानदार तरीके से बाउंस बैक किया। चार्ली मंगर की इस इन्वेस्टमेंट से हमें ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखें कि कभी कभी स्टॉक प्राइस के गिरने की वजह से पैनिक होकर अपनी इन्वेस्टमेंट सेल ना करें। कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट एक डेंजरस गेम है। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी फेल हुए हैं, लेकिन आप उन बड़े प्लेयर्स के बारे में पढ़ के उनकी गलतियों से सीख ले सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो अनफोर्स्ड एरर से खुद को दूर रखें। जीतने से ज़्यादा न हारने पर फोकस करें। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। सबसे ज़रूरी चीज़ अपने एसेट से अटैचमेंट ना बनाएं। डर, गुस्सा, लालच, इन सब चीज़ों से खुद को दूर रखें। क्या करें? अगर आप इन्वेस्टमेंट की फील्ड में नए हैं तो ये जान लें कि बहुत सारी कंपनीज में ट्रेड करना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए पहले अच्छे से रिसर्च कर लें और फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिस पे आपको भरोसा हो। और इन्वेस्ट करने के बाद पीछे ना हटें। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि वो पूरी लाइफ में बस 20 कंपनी में ही ट्रेड कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस रहेंगे और गलत इन्वेस्टमेंट से बचेंगे।